नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का करेंगी उद्घाटन। वो उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए 1500 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती दिवस के क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 के हिस्से के रूप में 17 से 21 अप्रैल के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव थीम के आधार पर कई सम्मेलनों की श्रृंखला की परिकल्पना की है। मंत्रालय ने कहा है कि सप्ताह के दौरान पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के अंतर्गत 9 मुख्य विषयों पर आधारित 5 सम्मेलन आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास के लिए सरकार की पहलों के बारे में उद्योग जगत को अवगत कराना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां नीति संशोधनों की आवश्यकता है। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण आज से शुरू होगा। 5 दिनों का ये सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। सम्मेलन के पहले दिन सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सैन्य कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और ये सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन में 2023 बदलाव का वर्ष के अंतर्गत तय की गई गतिविधि की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ साथ अग्निपथ योजना, डिजिटलीकरण और यांत्रिकीकरण की भी समीक्षा होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना की संचालन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में 3 दिन तक चलेगी। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी उद्घाटन सत्र में उपस्थित होंगे। बैठक में डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल, साइबर सुरक्षा और डिजिटल आधारभूत ढांचे के विकास सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से होगी चर्चा। इस दूसरी बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 130 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक आज से 19 अप्रैल तक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। G20 के सदस्य देशों के अलावा कई आमंत्रित देश बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल कृषि, सार्वजनिक और निजी भागीदारी आदि सहित कृषि अनुसंधान और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से 19 अप्रैल तक गोवा में आयोजित हो रही है। इस बैठक में G20 के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राज्यों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।
स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक में G20 हेल्थ ट्रैक के तहत 3 प्राथमिकताओं पर विषयगत चर्चा होगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय बैठक आज से शिलांग में शुरू हुई। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 62 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई को शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रा पहलगाम ट्रैक और बालटाल से एक साथ शुरू होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा और मौसम और कई सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सौराष्ट्र तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। सौराष्ट्र तमिल संगमम शुरुआत की पूर्व संध्या पर सोमनाथ मंदिर में लेजर शो का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी से सोमनाथ मंदिर जगमगा गया। नई दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतते हुए सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगाई ताकि शांति व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी द्वारा केजरीवाल की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय के नेतृत्व में आयोग को 2 माह के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। न्यायिक आयोग के 2 अन्य सदस्यों में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद लखनऊ, प्रयागराज सहित 73 अन्य जिलों में धारा 144 लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बेंगलुरु में भाजपा नेताओं की बैठक के बाद कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर चर्चा की गई है। जल्दी ही तीसरी सूची जारी की जाएगी। बोम्मई ने कहा कि इसके लिए अपनी सिफारिशें संसदीय बोर्ड को भेज दी गई हैं, वो इस पर फैसला देंगे। बसवराज बोम्मई ने कहा कि जगदीश शेट्टार के बारे में कोई चर्चा नहीं है। नवी मुंबई में रविवार को आयोजित महाराष्ट्र भूषण सम्मान के दौरान गर्मी से अब तक 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं कुछ घायलों का इलाज नवी मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मृतकों एवं घायलों के परिजनों से अस्पताल में मुलाकात की और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन के दौरान लू चलने का है अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों तक लू की स्थिति रहने की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत और पड़ोसी मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा।
मध्य प्रदेश से लंदन निर्यात होगा 200 टन महुआ। वन विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ प्रदेश से हुआ है अनुबंध। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। टिकाऊ कृषि के लिए आनुवंशिक विविधता बहुत आवश्यक। आपको मिलवाएंगे मुर्शिदाबाद की हल महिला से, जिन्होंने धान के बीज के एक नए रूप को उत्प्रेरित करके मचा दी है हलचल। तो पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की दिशा में हो रहे हैं अनूठे प्रयास। छप्पड़ व्यवस्था के जरिए पानी को किया जा रहा है संरक्षित। अब आपके मंचूरियन में लगेगा मिलेट्स का तड़का। जी हां, अहमदाबाद की दर्शन बेन का प्रयास पोषक तत्वों और फाइबर से युक्त मंचूरियन परोस रही हैं दर्शन बेन। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। एप्पल टीवी ने स्पोर्ट्स स्ट्रीम के लिए बीटा में मल्टी व्यू फीचर लॉन्च किया है। एप्पल ने एमएलबी फ्राइडे नाइट से बेसबॉल और एमएलएस सीजन पास को लाइव स्ट्रीम करने के लिए लॉन्च किया ये फीचर। भारत का अमेरिका के साथ कारोबार 2022-23 में 8% बढ़ा। वहीं इस दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार 1.5% गिरा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में लगभग बढ़कर 128.55 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2021-22 में ये 119.5 अरब डॉलर था। म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई ने घोषणा की है कि वो वर्डल से प्रेरित अपने म्यूजिक गेमिंग ऐप गेम हर्डल को करेगा बंद। 5 मई से बंद होगा ये गेम। मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा जारी की है। इससे यूजर्स एंड्रॉइड पर फॉरवर्ड तस्वीरों, वीडियो, GIF और दस्तावेजों में जोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन। 21 अप्रैल को चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2022-23 में 9.5% बढ़कर 1,503 बिलियन यूनिट हुई बिजली की खपत। 2021-22 में 1,374 यूनिट थी बिजली की खपत। एक दिन में अधिकतम बिजली की आपूर्ति पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 207.23 गीगावाट हो गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में 200.53 गीगावाट थी एक दिन की अधिकतम खपत। देश में बारिश की वजह से मार्च में बिजली की मांग हुई प्रभावित। मार्च 2023 में बिजली की खपत पिछले साल के 128 अरब यूनिट से घटकर 126 अरब यूनिट रह गई। एप्पल ने भारत में 7.5 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन और आईपैड भेजे। वित्त वर्ष 2022-23 का ये है आंकड़ा। वीडियो आधारित संचार ऐप जूम ने घोषणा की है कि वो आयरिश कर्मचारी संचार प्लेटफॉर्म वर्क वीवो का अधिग्रहण कर रहा है। सऊदी अरब सरकार ने देश की प्रमुख तेल कंपनी सऊदी अरामको की 4% हिस्सेदारी सऊदी सरकारी संपदा कोष की अनुषंगी को दे दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म बीमा योजनाओं की बिक्री के लिए चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य किया निर्धारित। सार्वजनिक बैंकों ने मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना जैसे वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के लिए भी तय किए हैं अपने लक्ष्य।
सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच देश भर में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समूहों ने संघर्ष समाप्त करने के प्रयास तेज किए हैं। अमेरिका, चीन, रूस, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ ने दोनों पक्षों से संघर्ष तुरंत समाप्त करने की अपील की है। क्षेत्रीय अफ्रीकी संघ संघर्ष समाप्त करने के लिए केन्या, दक्षिण सूडान और जिबूती के राष्ट्रपतियों को जल्द से जल्द सूडान भेजने वाला है। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने देश की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स से तत्काल युद्ध विराम का आग्रह किया है। अब्दुल्ला हमदोक ने कहा है कि मैं सूडान मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की निंदा करता हूं। सूडान में सेना और सैनिक बलों के बीच संघर्ष दूसरे दिन और तेज होने से अब तक 61 लोग मारे गए हैं। 2 दिन से चल रही खूनी भिड़ंत में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस संघर्ष में सूडान में कार्यरत एक भारतीय नागरिक अल्बर्ट ऑगस्टीन की गोली लगने से मौत हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दूतावास मृतक भारतीय के परिवार को सहायता पहुंचाने में हर संभव प्रयास कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने रूस के साथ चीन के मजबूत संबंधों को रेखांकित करते हुए दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को सराहा। 1 महीने से भी कम समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी रूस की 3 दिवसीय यात्रा। हालांकि चीन के विदेश मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि चीन हथियारों से रूस की मदद नहीं करेगा, जिसका अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों को डर है। अमेरिका में अल्बामा के डेडविल में हुई गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक जन्मदिन की पार्टी में हुई गोलीबारी घटना में करीब 20 लोगों की गोली लगी है। पुलिस ने अभी तक संदिग्ध को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने जो देश रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं है, उनसे दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने की अपील की है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि उन्होंने चीन के दौरे पर इस बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। उन्होंने कहा कि एशिया के अपने दौरे पर मैं ऐसे देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था जो युद्ध के बजाय शांति के बारे में बात करना चाहते हैं। 2020 में एक यूक्रेनी फ्लाइट को गिराने के मामले में ईरान की एक अदालत ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने मुख्य दोषी को 10 साल और बाकियों को 1 से 3 साल जेल की सजा सुनाई है। जांच में पाया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच इस हवाई जहाज को गलती से मिसाइल समझकर ये कार्रवाई की गई। ये घटना 8 जनवरी 2020 को हुई। मैक्सिको के गुआनाजुआतो राज्य में एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल पर एक बंदूकधारी ने गोली चलाकर कम से कम 7 लोगों की हत्या कर दी है। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैक्सिको के कोर्टाजार में हुई गोलीबारी के हमलावर की तलाश में सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अभी इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारी मामले की जांच में लगे हुए हैं। नेपाल के जंगलों में लगी आग और फसलों के अवशेष जलाने के कारण काठमांडू दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। काठमांडू का AQI 200 के स्तर को पार कर गया है, जिससे शहर में दृश्यता प्रभावित हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। KKR के लिए वेंकटेश अय्यर ने शतकीय पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर दिया। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने IPL में डेब्यू किया। रविवार को KKR के खिलाफ हुए मैच में उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया। IPL में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन और शिमरॉन हैटमायर ने अर्धशतकीय पारियां खेली।
आईपीएल के आज के होने वाले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इन दोनों की टीम की इस सीजन में ये पहली भिड़ंत है। रूस के टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रूब्लेव ने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए इस फाइनल मुकाबले में रूब्लेव ने होल्गर रूने को 5-7, 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। रूब्लेव का ये पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में इस सीजन खिताब की प्रमुख दावेदार मानी जा रही आर्सेनल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। हालांकि इस ड्रॉ से आर्सेनल की खिताबी रेस को धक्का जरूर लगाए। एंटनी सैंटोस के शानदार खेल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट पर जीत के साथ प्रीमियर लीग तालिका में तीसरे स्थान पर हासिल कर लिया है। इस जीत से मैनचेस्टर यूनाइटेड चौथे स्थान पर काबिज न्यूकैसल यूनाइटेड से 3 अंक आगे हो गई है। स्पेनिश लीग ला लीगा में कल खेले गए एक मुकाबले में गेटफे सीएफ ने बार्सिलोना को ड्रॉ पर रोक दिया। पूरे मैच में दोनों टीम एक भी गोल करने में नाकाम रही और मैच बेनतीजा रहा। गौरतलब है कि बार्सिलोना लगातार तीसरे गेम में स्कोर करने में विफल रहा है। प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में लिवरपूल का सामना लीड्स यूनाइटेड से होगा। लिवरपूल का ये सीजन उतना अच्छा नहीं है और अंक तालिका में 44 पॉइंट्स के साथ वो फिलहाल 8वें पायदान पर मौजूद है। चेल्सी क्लब ने बायर्न म्यूनिख के पूर्व मैनेजर जूलियन नैगल्समैन से मुलाकात की है। दरअसल चेल्सी ग्राहम पॉटर को बर्खास्त करने के बाद अपने अगले स्थायी बॉस की तलाश जारी रखे हुए हैं। इटली के स्ट्राइकर सिरो इमोबिल का रोम में एक ट्रॉम के साथ दुर्घटना होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनकी पीठ और पसली की चोटों का इलाज हो रहा है। अखिल अक्किनेनी और मामूटी की फिल्म एजेंट का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। 18 अप्रैल को रिलीज होगा ये फिल्म का ट्रेलर। अभिनेता सूर्या की 2024 में आने वाली फिल्म टाइटल की घोषणा हुई है। करीब 50% बन चुकी इस फिल्म का नाम होगा कंगुआ। फिल्म में दिशा पाटनी और योगी बाबू भी निभा रहे हैं मुख्य भूमिकाएं। सिवा के निर्देशन बन रही ये फिल्म 10 भाषाओं में 3D में होगी रिलीज। नानी और मृणाल ठाकुर की आने वाली तेलुगु फिल्म होगी आगामी 21 दिसंबर को रिलीज। शोयर की पहली बार कर रहे हैं निर्देशन। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई राधिका मदान की फिल्म सना 11 से 14 मई तक आयोजित होगा ये फिल्म फेस्टिवल। 12 मई को रिलीज होगी वॉर फिल्म IB 71। फिल्म में एक्शन हीरो विद्युत जामवाल निभा रहे मुख्य किरदार। खो गए हम कहां फेम गायक प्रतीक कोहर ने संगीतकार लीजा मिश्रा के साथ मिलकर नया सिंगल मेरे संग बनाया। तारीफा दी प्राइज और चंडीगढ़ में के लिए हैं मशहूर संगीतकार लीजा मिश्रा। अभिनेता अर्पित रांका ने फिल्म भोला को एक अभिनेता के तौर पर बताया अच्छी शुरुआत। अर्पित रांका को 2013 के शो महाभारत में दुर्योधन और राधा कृष्ण में कंस की भूमिका के लिए जाना जाता है। साउथ कोरियन पॉप सुपर ग्रुप BTS एनिमेटेड टीवी सीरीज के ओरिजिनल साउंड ट्रैक के लिए थीम सॉन्ग करेगा रिलीज। अगले महीने जारी होगी ये कोरियाई टीवी एनिमेशन सीरीज। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए आज का एजेंडा आंचल के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।